आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी कीट की रोकथाम। भरपूर उत्पादन के लिए हल्दी की बुआई पर तकनीकी सलाह। जायद में कद्दू वर्गीय फसलों की खेती बहुत से किसान करते हैं। अभी ज्यादातर किसानों के यहाँ इन फसलों में फल बन रहे होंगे और यही वो अवस्था है जिस पर फल मक्खी कीट फसल को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है। इसलिए समय रहते इस कीट का रोकथाम किसान कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान रांची के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष कुमार राउत। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाले एक प्रमुख कीट जो कि फल मक्खी बोला जाता है उसको, ये कद्दू, खीरा, लौकी, ककड़ी और करेला, इस तरह का जो पौधा होता है उसको कद्दू वर्गीय फसल कहा जाता है। जो एक फल मक्खी होता है, फल मक्खी का जो पूर्णांग कीट होता है उसका जो पंख है वो पारदर्शी एवं चमकीले होते हैं और घरों में पाए जाने वाले मक्खियों से इसका आकार छोटा होता है। ये मक्खी का जो पूर्णांग कीट है ये फलों के और सब्जियों के सतह पर बैठ के ये सतह का एकदम नीचे जाकर के अंडा देता है, सतह के नीचे। और एक प्रमुख बात है कि ये जहाँ पर भी अपना अंडा देते हैं वहाँ पर सब्जी टेढ़े हो जाते हैं, जिसका बाजार का मूल्य उसका घट जाता है। फल मक्खी कीट मादा कीट कोमल फलों में अपना अंडारोपक गड़ाकर छिलके नीचे अंडे देती है। इन अंडों से पिल्लू निकलकर फल में सुरंग बनाकर फल के गुद्दे को खा जाते हैं, जिससे फल सड़ने लगते हैं और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तथा कमजोर होकर बेल से अलग हो जाते हैं। ये कीट फरवरी से अक्टूबर माह तक सक्रिय रहता है। अंडों से जो निकलते हैं उनको मैगट बोला जाता है। ये मैगट जो है वो फलों के गुदा को वो खा जाते हैं और वो अंदर बैक्टीरिया और फंगस के अटक के वजह से ये फल और सब्जियां सब सड़ जाते हैं और बिक्री के लायक नहीं रहते हैं। अभी जानते हैं कि ये इससे कैसे हम छुटकारा पाएं। पहला चीज़ है कि हमारा बागान में साफ सफाई रखना और स्वच्छता रखना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी फल या सब्जी ये इससे ग्रसित होते हैं वो और गिर जाते हैं, वो उन फलों को हम इकट्ठा करके उनको कहीं दूसरे जगह पे लेकर के दफना दें। इसकी रोकथाम के लिए सर्वप्रथम ग्रसित फसल को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। ये कीट मिट्टी में 5 से 6 मिलीमीटर की गहराई पर अपने प्यूपा बनाती है, इसलिए बेलों के आसपास अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करनी चाहिए। मेलाथियान 50 EC नामक कीटनाशक की 50 मिलीलीटर मात्रा को आधा किलोग्राम गुड़ एवं 50 लीटर पानी के साथ घोलकर छिड़काव करें, या फिर कार्बेरिल घुलनशील चूर्ण 50% 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसल पर छिड़काव करें। तो इन सब चीज करने के बावजूद भी अगर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप डेकामेथ्रिन 10 लीटर पानी में 5 ml दवाई और आजाडिरेक्टिन जो कि एक नीम का दवाई है 10 लीटर पानी में 20 ml, ये दोनों दवाई को इकट्ठा मिलाइए, उन दोनों को आप स्प्रे कीजिए फल आने से जस्ट पहले, क्योंकि ये जो मक्खी है वो फल आने से पहले ही ग्रसित करती है फसलों को। तो एक बार जब फल आता है तब पहला छिड़काव, 10 दिन के बाद और एक छिड़काव और 1 हफ्ता बाद और एक छिड़काव आप ले सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि इसका कंट्रोल के लिए
हमको पॉइजन बेट यानी विष चुग्गा का इस्तेमाल करना होता है। विष चुग्गा यानी आपको 20 ग्राम मोलासेस यानी गुड़, उसके साथ 10 ml मालाथियन, ये दोनों को मिला करके 1 लीटर पानी में आप मिलाइए और उसका जो घोल तैयार होगा वो घोल को डिस्पोजेबल कप में इधर उधर रख दे, झुला दे कहीं पे, ऐसा जगह रखिए जिसको कहीं पशु उसको चाट के खा ना जाए, उस जगह आप रखिए। इससे मादा कीट आकर्षित होकर आएगी और ये विष को खा करके वो मर जाएगी। इससे आपका उसका पेस्ट का पॉपुलेशन कम हो जाएगा। दूसरा चीज़ है कि आपको फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना। फेरोमोन ट्रैप एक सुगंधित चीज़ होता है, ये अपने आप उसका जो फल मक्खी का जो कीट है वो आकर्षित होके इस फेरोमोन ट्रैप के पास आता है और उस पर गिरकर मर जाता है। अगर ये सब आप कर पाएंगे और सारा तरीका से समन्वित उपाय से अगर आप ये सब वैज्ञानिक विधि से आप नियंत्रण करने का ये करेंगे तो यकीन है कि आपका जो बागान का पैदावार बढ़ेगा और उससे आप 2 पैसा ज़्यादा कमा पाएंगे। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। हल्दी औषधीय गुणों से भरपूर फसल है। इसकी खेती करके किसान अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं और अभी इसकी बुआई करने का सही समय चल रहा है। अगर आप भी हल्दी की खेती करने जा रहे हैं तो कौन सी बातों पर खास ध्यान दें, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। के लिए हमारे किसान भाई ये बिल्कुल उपयुक्त समय है, क्योंकि हल्दी का जो फसल होता है वो कैश क्रॉप के रूप में जाना जाता है। नकदी फसल के रूप में हम इसको मानते हैं, क्योंकि इसकी एक बार जब खुदाई होती है तो एक मुश्त आपको उसका प्रोडक्शन होकर और उससे आप उत्पादन करके पैसे ले सकते हैं। तो हल्दी की खेती करने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, ये आप जान लें। सबसे पहले तो हल्दी की जो खेती है वो ऐसे खेत में करनी चाहिए जिस खेत में जो मिट्टी है वो हल्की हो और बलुई दोमट हो। भुरभुरी मिट्टी होने से जो हल्दी का कंद होगा, गांठ होगा, काफ़ी स्वस्थ और अच्छी तैयार होगी। कड़ी और जो केवाल टाइप की मिट्टी होती है, ऐसी मिट्टी में आप हल्दी की खेती नहीं कर सकते। तो खेत के लिए उसकी तैयारी करना आवश्यक है। खेत की तैयारी के लिए कम से कम 2 से 3 बार खूब गहरी जुताई कल्टीवेटर से करें, ताकि मिट्टी पूरी तरीके से भुरभुरी हो जाए और उसमें किसी भी तरीके के ढेले या कंकड़ पत्थर ना रहें। इसके साथ ही जब खेत की तैयारी आप कर रहे हों तो खेत की तैयारी करते समय उसमें सही मात्रा में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करें। यदि खेत में नेमाटोड की समस्या हो तो प्लास्टिक सोलराइजेशन अप्रैल के महीने में ही कर ले, तभी क्यारियां बनाएं। खेत की तैयारी के समय ही जो सड़ी कंपोस्ट यानी कि सड़ी गोबर की खाद जो पूर्ण रूप से तैयार हो गई हो, ऐसी खाद को 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरीके से मिला दें। साथ में नाइट्रोजन जो है 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से और फास्फोरस लगभग 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से और पोटास 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में अच्छी तरीके से मिलाना है। लेकिन इन सभी खादों के साथ ही नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो आपको 3 डोज में अलग अलग करके देना होगा। पहली मात्रा जो है जो खेत तैयार करेंगे तब देना है
जैसा कि मैंने बताया कि लगभग नाइट्रोजन आपको 100 से 150 के किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको देना है। तो इतना नाइट्रोजन देने के लिए आपको पहला डोज जो है उसका, यानी कि जब आप हल्दी की रोपाई कर देते हैं तो लगभग उससे 40 से 45 दिन बाद जो है दूसरा उसका डोज देंगे, यानी कि दूसरा छिड़काव यूरिया को खेत में डालेंगे। इसके बाद जो तीसरी बार 80 से 90 दिन का जब आपका फसल हो जाएगा तब उसमें मिट्टी चढ़ाते समय यूरिया का आपको प्रयोग करना है। तो इस तरीके से 3 मात्राओं में आपको देना है। और इसके साथ ही साथ जो रोपाई का जो टाइम है वो 15 मई से लेकर 15 जून तक का उचित समय होता है। परंतु यदि हमारे जो किसान भाई 15 मई से लेकर 30 मई तक इसकी बुआई करते हैं तो उसमें उत्पादन सर्वाधिक पाया गया है, ऐसा देखा गया है। मैदानी क्षेत्र में मिर्च और अन्य फसलों के साथ मुख्यतया सब्जी वाली फसलों में इसे मिश्रित फसल के रूप में लगाया जाता है। इसे अरहर, सोयाबीन, मूंग, उड़द की फसल के साथ भी लगाया जा सकता है। अंतर्वर्ती फसल के रूप में इसे आम, कटहल, अमरूद, चीकू जैसे बगीचों में भी लगाकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। जो बीज जो है उसको इस बात का ध्यान दें कि बीज की जो किस्म है वो हमें कैसी लेनी है, क्योंकि अगर आपने सही किस्म का चुनाव नहीं किया तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो उत्पादन है वो प्रभावित हो सकता है। जैसे कि जो अच्छी प्रभेद है, जो अच्छी किस्में हैं उसमें सुगना प्रभेद बहुत ही अच्छा है। ये लगभग 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें उत्पादन प्राप्त होता है। इसके अलावा सुदर्शन नाम की एक अन्य वैरायटी है जिसका कि उत्पादन 28 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके साथ ही साथ एक IISR प्रभा, इस प्रभेद का उत्पादन भी बहुत अच्छा है। इसका लगभग उत्पादन 38 टन प्रति हेक्टेयर है। और साथ ही साथ बिहार के परिवेश में देखा जाए तो राजेंद्र सोनिया, जो कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर से विकसित वैरायटी है, इसका भी उत्पादन काफी अच्छा है। इसमें भी 28 से लगभग 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से कंद प्राप्ति होती है। हल्दी का रोपण प्रकंद से होता है, जिसमें 20 से 25 क्विंटल प्रकंद प्रति हेक्टेयर लगता है। प्रत्येक प्रकंद में कम से कम 2-3 आंखें होनी चाहिए। कड़े, सड़े, सूखे और अन्य रोग से ग्रसित प्रकंदों को छांटकर अलग कर दें। ध्यान रखें कि एक वजन आकार के कंद एक कतार में लगाएं, अन्यथा छोटा बड़ा प्रकंद लगाने पर पौधे की बढ़वार समान नहीं हो पाती है। कंद से है, अगर आप कंद का जो गांठ होती है हल्दी की, उसका रोपाई से पहले कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब, आजकल ये दवाई बाजार में कंपोजिशन से मिलती है, जिस बाजार में कई नाम से मिलती है। मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम साफ, सिक्सर, कंपेनियन, श्योर के नाम से बाजार में मिलता है। तो मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम का 2.5 से 3 ग्राम 1 लीटर में घोल बनाएं। तो जितना आपका जो बीज आपको लगाना है उस हिसाब से घोल तैयार कर लें। और जो गांठ है हल्दी की, उसको लगभग 30 मिनट तक उसमें डुबो के रखें, इस जो आपने घोल बनाया है दवा का। इसके बाद उसको निकाल लें। जब अच्छी तरीके से कंद सूख जाए तब उसको आप खेत में जाकर उसकी रोपाई कर दें। पौधों को तेज धूप से बचाने के लिए और मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए बुआई के तुरंत बाद 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रकंदों को हरे पत्तों से ढक दें। बुआई के 40 और 90 दिन बाद घास पात निकालने और उर्वरक डालने के बाद 7.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से दोबारा हरे पत्तों से झपनी करें। हल्दी की फसल को सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। यदि गर्मी में इसकी बुआई की जाती है तो मॉनसून आने से पहले इसकी सिंचाई करना जरूरी है। इस दौरान कम से कम 4 से 5 सिंचाई कर सकते हैं। ध्यान रखें, सिंचाई के बाद पानी खेत में एक जगह एकत्रित ना हो, इसके लिए खेत में जल निकासी की व्यवस्था करें। जैसा कि बताया था मैंने कि जब आप निकाई गुड़ाई करेंगे तो उस समय लगभग आपको पहली निकाई गुड़ाई में 40 से 60 किलोग्राम खाद आपको उस समय देना होगा। और इसी के साथ साथ जो निकाई गुड़ाई कम से कम 3 से 4 निकाई गुड़ाई इसमें करने की आवश्यकता पड़ती है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर भागलपुर और इसके आसपास के किसानों को सलाह दी जाती है कि आगामी 4 दिनों के दौरान आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। आगामी 4 दिनों के दौरान हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान लगभग 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि परिपक्व चना मसूर की कटाई पूरी करें और थ्रेसिंग के बाद सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें। रबी फसलों की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई कर जमीन को छोड़ दें ताकि सूर्य की तेज धूप से गर्म होने के कारण इसमें छिपे कीटों के अंडे और घास के बीज नष्ट हो जाएं। ग्रीष्मकालीन धान की फसल की बुआई के लिए खेत तैयार करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि मूंग की किस्म जैसे HUM 16, पूसा विशाल, सम्राट की बुआई करें। बीज की मात्रा 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई से पहले बीज को कैप्टन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करने के बाद बुआई करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस तापमान में मक्का चारे के लिए उन्नत किस्मों में अफ्रीकन टाल तथा लोबिया की बुआई की जा सकती है। वर्तमान तापमान फ्रेंच बीन, सब्जी लोबिया, भिंडी, लौकी, खीरा, तुरई आदि तथा गर्मी के मौसम वाली मूली की सीधी बुआई के लिए अनुकूल है, क्योंकि बीजों के अंकुरण के लिए यह तापमान उपयुक्त है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होना जरूरी है। पशुओं को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराएं और उन्हें धूप से बचाने के लिए छाया में बांधें। अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडार घर की अच्छी तरह से सफाई करें और अनाज को अच्छी तरह से सुखा लें एवं कूड़े कचरे को जला या दबाकर नष्ट कर दें। भंडार घर की छत, दीवारों और फर्श पर एक भाग मेलाथियान छिड़काव करें। यदि पुरानी बोरियां प्रयोग करनी पड़े तो उन्हें मेलाथियान घोल में 10 मिनट तक भिगोकर छाया में सुखा लें। रबी फसल यदि कट चुकी है तो उसमें हरी खाद के लिए ढैंचा, सनई अथवा लोबिया की बुआई की जा सकती है, परंतु बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होना जरूरी है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है नाम कुंभ, जिला रांची के रामजीवन वर्मा ने। आपने अलसी की फसल से बीज उत्पादन के लिए फसल की देखरेख पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आप लोगों को अलसी की उन्नत तकनीकी के बारे में कुछ समसामयिक जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि आप लोगों की जो अलसी की फसल है अभी वर्तमान में फलन की अवस्था में है, तो इस समय अपने को कुछ समसामयिक बातों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है, नहीं तो अपनी की अलसी की फसल का उत्पादन बहुत ही कम होगा। किसान भाइयों, अच्छे बीज उत्पादन के लिए कुछ मुख्य बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है, जिसे किस्मों का चयन क्षेत्र और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर करना चाहिए। बुआई बीज की उचित दूरी पर करनी चाहिए। इसके बाद किसानों को अपनी फसल का समय समय पर निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। निरीक्षण की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं: वानस्पतिक वृद्धि के समय, फूल आते समय और दाना पकते समय प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया जाता है। इस दौरान फसल में पाई गई कमियों के अनुसार खरपतवार, अन्य प्रजाति के पौधे और रोग और कीट से ग्रसित पौधों को खेत से निकाल दें।
तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अभी इसमें एक सिंचाई देना बहुत ही आवश्यक है। तो एक हल्की सी सिंचाई अवश्य करें, ज़्यादा पानी भराव वाली सिंचाई ना करें। एक हल्की सिंचाई करने से आपका पौधा अच्छा स्वस्थ होगा और दाना भी मजबूत बनेगा। तीसरी बात आती है इसमें कि जो खरपतवार हैं आपके, अगर पहले अपन नियंत्रण कर चुके हैं लेकिन फिर भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं तो उनको निकाल के नष्ट कर देना चाहिए। और क्योंकि अगर अपन नष्ट नहीं करते हैं तो आपकी फसल के जो बीज तैयार होगा उसमें वो मिल जाते हैं, इसीलिए उन खरपतवारों को निकाल के अभी नष्ट कर देना चाहिए। बीज उत्पादन में रोगिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे फसलों की कई अवस्थाओं में किया जाता है। फूल आने से पहले ऊंचे नीचे पौधे निकालकर फूल के समय फूल का रंग और पत्तियों का आकार देखकर, फसल पकने के समय लेकिन फसल कटाई से पहले दाने का रंग देखकर करते हैं। दूसरी बात, इसमें अपने को रोग एवं कीट प्रबंधन भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर रोग और कीड़ों को अगर अभी नियंत्रण नहीं किए तो आपकी अलसी की फसल से उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें इल्ली आती है, जो कि इसको अपन चने की इल्ली बोलते हैं। वो भी अपने पत्तियों में छेद करती है और कभी कभी तो ये इल्ली के फली में छेद करके उसके अंदर घुस जाती है तो उसको दाने को खा लेती है। तो इनको भी नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसको नियंत्रण करने के लिए आप क्लोरोपाइरीपास नाम की दवा का 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। तीसरी इसमें जो समस्या आती है, रोग की समस्या आती है, जो कि पाउडरी मिल्ड्यू रोग आता है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी पत्तियों में हल्का हल्का सा पहले गोल धब्बे बनते हैं और बाद में हल्का सा पाउडर उसमें दिखाई देता है और पूरा आपका पौधा धीरे धीरे सूख जाता है और नष्ट हो जाता है। आप उसको देखेंगे तो सफ़ेद पाउडर आपको अलग ही स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए भी अपने को जहां अगर प्रारंभिक अवस्था में दिखे तो उन पौधों को निकाल के अलग कर दें। उसके बाद इसमें अपने को बाविस्टिन नाम की 2 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी के हिसाब से दवा का उपयोग करके आप स्प्रे करेंगे तो इस रोग को अपन आसानी से रोक सकते हैं। बीज उत्पादन के लिए फसल कटाई के समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी अन्य प्रकार के प्रजाति के बीज अथवा फसल न मिलने पाए। जिससे खेत के फसल से बीज उत्पादन किया जाना है, उस फसल को पूर्ण रूप से पक जाने के बाद ही सही अवस्था में ही काटा जाना चाहिए। फसल कटाई के बाद मड़ाई के लिए पहले प्रयोग में लिए जाने से पूर्व साफ करके मड़ाई करें। मड़ाई के बाद बीजों की छनाई की जाती है। इसके बाद बीजों की ग्रेडिंग करते हैं। इस प्रकार से बीज उत्पादन करके किसान अधिक आमदनी ले सकते हैं। इसके बाद इसको सुखाने के बाद आप अपने इसको साफ सुथरी बोरियों में भंडारण करने के लिए भर सकते हैं। बोरियों का चयन करते समय अपने को इस बात का ध्यान रखना है, अगर नई बोरी हैं तो कुछ नहीं है उनमें तो आप सीधे भंडारण कर सकते हैं, लेकिन पुरानी बोरियां हैं उन बोरियों को अवश्य यह देख लें कि पूर्व में कोई रोग या कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है। कीड़ा लगा है या नहीं लगा है, फिर भी उन बोरियों को अच्छे से गर्म पानी में धुलने के बाद फिर उनको उपचारित करें। उपचारित करने के बाद ही उनका भंडारण उसमें करें। भंडारण गृह भी अपन जहाँ भंडारण कर रहे हैं उसको भी अपन पहले से जहाँ टूटा फूटा हो तो उसको मरम्मत कर लें और जहाँ पे अपने को पुताई करना हो उसकी पुताई उताई कर दें। उसके बाद कीटनाशक का स्प्रे करके साफ सुथरा करके उसमें भंडारण करना चाहिए। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।